तो वेलकम बैक। तो छोटा सा ब्रेक इसलिए ले लेते हैं क्योंकि लेंथ ऑफ द वीडियो फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर एक गो में आप लोगों के लिए देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर ये है कि हमने वो एक जनरलाइज डिस्कशन कर ली थी लास्ट लेक्चर में कि मटेरियल के रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं, और अब हम एक स्पेसिफिक मटेरियल रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील को डिस्कस करेंगे। तो ये चूँकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो दो पार्ट्स हैं इसमें हम काफ़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। जो बाकी हमारे मटेरियल्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, एलुमिनियम की भी अवेलेबल है, रबर की भी अवेलेबल है। मैं कोशिश करूँगा कि वुड का भी मिल जाए ताकि उसकी भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि वुड भी पाकिस्तान में तो अब इसका इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया है, लेकिन इंटरनेशनली अभी तक वुड जो है वो काफ़ी इस्तेमाल हो रही है। मतलब एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर, ज़ाहिर है वुड में हमारे पास ये लकड़ी और ये चीज़ें दरवाजे वगैरह तो बन रहे हैं, जो एज अ मेंबर एज अ बीम या जो स्लैब में ट्रसेस के अंदर वुड का इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया है। बहरहाल आई विल ट्राई टू फाइंड कंटेंट ऑन द वुड एज वेल। सो एनी हाउस राइट नाउ जो हमारी डिस्कशन है दैट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ द स्ट्रक्चरल स्टील। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल स्टील से जो मुराद ये होती है कि वो स्टील है जो कि आप हम सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो अब जो स्ट्रक्चर है उसमें इस्तेमाल दो तरह का है, या तो आप रेनफोर्स कंक्रीट में जो कर रहे हैं जो फॉर्म ऑफ रीबार जिसे आप कहते हैं, जिसको आप में सरिया कहते हैं, सरिये की सूरत के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। या फिर ये कि जो आपने मार्केट में जाके देखा होगा आपके पास गडर्स मिलते हैं जिसको हम नॉर्मली गडर्स कहते हैं। ज़ाहिर वो डिफरेंट शेप के होते हैं स्टील के, एल आयरन, टी आयरन और आई शेप और वाइड प्लान शेप। तो वो तो फिर पूरा स्टील स्ट्रक्चर का एक वो है ना। तो स्ट्रक्चरल स्टील जो है ये जो हम नॉर्मली कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी कंक्रीट के अंदर, ये उसकी करैक्टरिस्टिक है, उसका रिस्पॉन्स है जिसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो आल्सो नॉन एज द माइल्ड स्टील, ये माइल्ड स्टील को भी कहलाता है या लो कार्बन स्टील। तो यहाँ से अगर आप ये जो इन्फॉर्मेशन है कि लो कार्बन स्टील, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि लो कार्बन। तो यहाँ आगे चल के आप जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आएंगी तो फिर मैं आपको बतलाऊंगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है बड़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज जो स्टील का जो है वो एलॉय है ना, ये आयरन के साथ होते हैं। तो आयरन के अंदर आप सर्टन चीज़ें ऐड करते हैं, देन यू गेट दिस स्टील। तो वो फिर हम ज़ाहिर इंजीनियरिंग मटेरियल के अंदर आपने स्टील को ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि स्टील क्या होता है, कौन कौन से कंटेंट होते हैं, कैसे हॉट रोलिंग होती है, कोल्ड रोलिंग होती है। वो स्टील की जिस तरह जो बनने का तरीकाकार है वो तो इंजीनियरिंग मटेरियल के अंदर है। तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो ये लो कार्बन है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ स्टील ऐसे भी होंगे जिसमें कार्बन कंटेंट हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो जो लो कार्बन है वो हम देखेंगे कि उसमें कार्बन कंटेंट कितना होता है। तो ये माइल्ड स्टील भी होता है और इसको नॉर्मली जो स्ट्रक्चरल स्टील होता है वो ये इस्तेमाल होता है। तो अगर वो कोई और स्टील है तो वो फिर बताता है कि हाई कार्बन स्टील है, या फिर उसकी ग्रेडिंग होती है अकॉर्डिंग टू ASTM की जो है उसके हिसाब से ग्रेडिंग भी स्पेसिफाई की जाती है। तो ये यहाँ जो आपकी बात समझने की है, जो स्ट्रक्चरल स्टील इस्तेमाल होता है वो माइल्ड स्टील होता है, एंड यू कैन ऑल्सो कॉल इट टू बी अ लो कार्बन स्टील। It is one of the most widely used metal and is found in building, bridges, crane, ships, tower, vehicle, you name it. आप गिनते चले जाएं, आप देखेंगे कि आपको ये स्ट्रक्चरल स्टील बाहर नज़र आ रहा होगा। मैनी अदर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन दैट यू सी अराउंड। तो आई मीन बस कहने का मतलब ये है कि सिविल के अंदर, आपके मैकेनिकल के अंदर, इवन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है उनको भी इनका नॉलेज होना चाहिए कि जो आपके इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वहाँ भी स्टील के इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो इनमें जो इन्फॉर्मेशन है, ये स्ट्रक्चरल स्टील यू विल सी एनीवेयर, जहाँ आप नज़र दौड़ाएंगे आपको स्ट्रक्चरल स्टील नज़र आ जाएगा। अब दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ अ स्ट्रक्चरल स्टील। ठीक है, अब हम इसके पूरे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में अगर आप ये देख रहे हैं तो दिस इज ये जो वर्टिकल है ये स्ट्रेसेस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर हम ये देख रहे हैं कि हमने स्ट्रेन दिया हुआ है, दिस इज ओरिजिन है, यहाँ से ओरिजिन से लेकर चल रहे हैं। इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स है, एक एक पॉइंट को हम जो वर्टिकल एक्सिस पे पॉइंट दिए हुए हैं जैसे प्रोपोर्शनल लिमिट, यील्ड स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस, इसको भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, जो A, B, C, D, E' एंड E। तो इस तमाम पॉइंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो यहाँ जो चीज़ एक समझने की है वो ये है कि ये जो इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये स्केल के पर ड्रा नहीं हुआ हुआ है। इसकी वजह ये है कि अगर स्केल के ऊपर ड्रा करेंगे तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो उसको आपको दिखा देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ पॉइंट इतने करीब आ जाते हैं कि उनको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ चूँकि इन पॉइंट्स की अपनी सिग्निफिकेंस है, अपनी एक अहमियत है, अपना एक इसका इस्तेमाल है आपकी नॉलेज के अंदर, आपके जो इवन एप्लीकेशन है, आप जब डिज़ाइनिंग कर रहे होंगे तो ये यील्ड स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंस के हामिल होंगे जब आप PRC प्लेन एंड फोर्स कंक्रीट पढ़ रहे होंगे, इवन जब आप स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे। तो ऑल दीज पॉइंट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको हाईलाइट करने के लिए जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको स्केल के ऊपर नहीं ड्रा किया गया है, इसको वाइडन किया गया है ताकि आपको ये सारे पॉइंट्स के लिए नजर। मैं अगली स्लाइड में इंशाल्लाह आपको जो एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है वो भी दिखाता हूँ। तो यहाँ ये समझ लेना ज़रूरी है कि दिस इज द a look of a stress strain diagram of a structural steel, and it should be very much clear in your mind that this horizontal axis is not drawn to the scale, and that's what I have mentioned here as well. So in order to display all the important feature of this material, the strain axis in figure is not drawn to scale.
एनी हाउ, तो अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो लेट्स मूव अहेड एंड देन विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी पॉइंट वन बाय वन। तो ये अगर आप देख रहे हैं तो दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ द सेम स्ट्रक्चरल स्टील एंड दिस इज बीन ड्रॉन टू द स्केल। अगर आप यहाँ देख रहे हैं जो पॉइंट ए और बी है इनको यहाँ डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और इवन पॉइंट सी भी जो दैट इज़ वेरी मच क्लोजर टू द पॉइंट ए एंड बी एंड देन डी एंड ई जो है वो तो बड़े क्लियरली नजर आते हैं। तो दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम विच इज ड्रॉन टू द स्केल एंड दिस इज द एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दैट विल गेट while testing a structural steel in your laboratory। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल स्टील की है। और अगर ये आप देखते हैं तो ये फिर मुख्तलिफ ग्रेडिंग ऑफ स्टील जो है आपके, जिस तरह हमने बताया ना कि लो कार्बन स्टील है, दिस लो कार्बन स्टील इज़ नॉर्मली A36 स्टील। ये जो A36 लोएस्ट ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, सो दिस इज़ नॉर्मली दी लो कार्बन स्टील। जैसे जैसे ये अगर आप देखते हैं ये ग्रेडिंग बढ़ती चली जा रही है, लोग इसके अंदर कार्बन कंटेंट बढ़ता चला जा रहा है, और कार्बन कंटेंट बढ़ने से आप थोड़ा बहुत फ़र्क इसमें देख रहे होंगे। इस बहरहाल इस चीज़ को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आखिर में जाके हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि यकीनन आपको फ़र्क नज़र आ रहा है कि यहाँ आपको प्रोनाउंस यील्डिंग नज़र आ रही है, स्ट्रेन हार्डनिंग नज़र आ रही है, क्योंकि ये वो टर्म है जो भी आपने नहीं सुनी, नहीं समझी हुई है। तो बहरहाल मैं उनके नाम ले रहा हूँ और इस टर्म्स को हम आगे चल के इसी आज के लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। जो कोई प्रोनाउंस आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा वो यील्डिंग का जो है उसके अंदर कमी नज़र आ रही है, और मटेरियल का जो रिस्पांस है वो डक्टाइल से ब्रिटल की तरफ जाता है। अगर आप कार्बन कंटेंट को बढ़ाते हैं तो यील्डिंग ये डक्टाइल मटेरियल से वो ब्रिटल मटेरियल की तरफ जाता है। अब डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं, ब्रिटल मटेरियल क्या होते हैं, यकीन इसका भी हम डिस्कशन करेंगे। जैसे जैसे कोर्स के अंदर ये चीज़ें आती रहेंगी तो हम इस चीज़ के इंशाल्लाह डिस्कशन को इंक्लूड करते रहेंगे। तो अब व्हाट डज दिस डायग्राम टेल, वो जो आपने डायग्राम देखी, अब ये तो मैंने एक जनरलाइज फिगर बताई थी, जो हमने जिस डायग्राम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज़ाहिर है इस डायग्राम को समझना है, क्योंकि आप जब भी आपको किसी भी इंजीनियरिंग मटेरियल का आप रिस्पांस अगर देखेंगे तो वो रिस्पांस के आप में को स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दे देगा। तो स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को हम डिटेल में देखेंगे, और चूंकि अब आपको फिर समझ में आ जाएगा कि भाई क्या क्या पॉइंट होते हैं, वो पॉइंट क्या आपसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब वो चीज़ आपकी समझ में आ जाएगी तो इंशाल्लाह फिर आप वो कंक्रीट का या एल्यूमिनियम का जो है वो हम जिसको हम क्विकली जाने की मैं बात कर रहा हूँ, वो फिर इंशाल्लाह आप खुद भी इसको ग्रास्प कर सकते हैं। तो ये डायग्राम हमें क्या बता रही है, जाहिर सी बात है ये आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पॉइंट बता रही है। ये पॉइंट्स की क्या सिग्निफिकेंस है, आपके डिज़ाइनिंग के अंदर क्या है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है, फिर आपके मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देख रहे हैं, लीनियर रीजन है, परफेक्ट प्लास्टिक रीजन है, स्ट्रेन हार्डनिंग है, नेकिंग है, फ्रैक्चर है, तो कितनी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से आपको मिल रही है। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो अपरेंटली एक बेसिक सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इसको रिसर्च लेवल के ऊपर जाते हैं तो फिर तो आप इसके अंदर फर्दर एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। हर एक रीजन को आप इतना एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आप उसके अंदर घंटों के लेक्चर रिकॉर्ड सकते हैं, घंटों को पेपर आप उसके अंदर निकाल सकते हैं। ज़ाहिर है ये तो सारी रिसर्च की चीज़ें हैं ना। तो डायग्राम बिगिंस विद अ स्ट्रेट लाइन, अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो दिस बिगिंस विद अ स्ट्रेट लाइन। ज़ाहिर हम यहाँ ओरिजिन से इसको शुरू कर रहे हैं, अभी हम देखेंगे कि ओरिजिन से क्या होता है और अगर ओरिजिन से नहीं हो रहा है तो फिर क्या होता है। तो अगर आप ये डायग्राम को देखते हैं तो दिस बिगिंस विद अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, फ्रॉम दी ओरिजिन O टू दी पॉइंट A। अब O से A तक के लिए क्या कहानी हो रही है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि विच मीन दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन दिस इनिशियल रीजन इज नॉट ओनली लीनियर बट आल्सो प्रोपोर्शनल। तो ये जो टर्म आपने पहले भी यकीनन सुनी हुई है, मैंने इस पर जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से पहले जो हमने स्ट्रेसेस को डिस्कस किया था, हमने जब मैंने इलास्टिसिटी को डिस्कस किया था वहाँ भी हमने थोड़ी बहुत बातें की थी। तो अगर इस डायग्राम को आप इस लाइन OA को देख रहे हैं तो दिस इज़ नॉट ओनली लीनियर बट आल्सो प्रोपोर्शनल। अब लीनियरिटी क्या होती है और प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है, ये भी एक डिस्कशन है जिसको भी हम देखते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन लीनियरिटी एंड प्रोपोर्शनलिटी तो बड़ी यूज़फुल है। या मैं चाहता हूं कि आपकी तवज्जो खासतौर पर मैं चाह रहा हूं कि रहे, क्योंकि ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आपका बेस बना के फिर आपको सारी ज़िंदगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस्तेमाल में आती रहेगी। एंड दीज टू टर्म यू वुड रिपीटेडली बी लिसनिंग in your professional life. So two variables are said to be proportional. So let's discuss what exactly is the proportionality. So two variables are said to be proportional. दो वेरिएबल, इसका मतलब ये कि अब यहाँ स्ट्रेन भी वेरी हो रहा है ना। दो वेरिएबल की जो बात है ये समझना चाहिए कि यहाँ स्ट्रेस भी वेरी हो रहा है, यहाँ स्ट्रेन भी वेरी हो रहा है। तो दो चीज़ें वेरी हो रही हैं, इसका मतलब दो वेरिएबल है, वन इज द स्ट्रेस द अदर इज द स्ट्रेन, आर सेट टू बी प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये कि स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल कहलाए जाएंगे कब, इफ देयर रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हर टाइम इंस्टेंट के ऊपर आप उसका रेशियो निकाल रहे हैं, हर इंक्रीमेंट ऑफ लोड के ऊपर जो इंक्रीमेंट स्ट्रेन आ रही है, तो ये जो इंक्रीमेंट होगी ये प्रोपोर्शनल होगी, कांस्टेंट होगी। देन वी विल से दिस इज प्रोपोर्शनल। आई होप कि आपकी समझ में आ रही है, मैंने इसको बड़ी डिटेल में बताने की कोशिश की है। दो वेरिएबल है, वन इज द स्ट्रेस द अदर इज द स्ट्रेन। स्ट्रेस भी इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रेन भी इंक्रीज कर रहा है। किसी भी पॉइंट के ऊपर आप वैल्यू ऑफ स्ट्रेस ले लें,
और वैल्यू ऑफ स्ट्रेन ले लें द सेम पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है वो आपने निकाला, फिर आप थोड़ा सा आगे चले गए, एक नया पॉइंट लिया, वहाँ स्ट्रेस और वहाँ स्ट्रेन देखा, उसका जो रेशियो निकाला, तो आप देखेंगे जो ये रेशियो है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। तो इफ दिस इज हैपनिंग वी से द मटेरियल इज प्रोपोर्शनल, द मटेरियल इज बिहेविंग प्रोपोर्शनली। So therefore a proportional relationship may be represented by a straight line through the origin. So proportionality ये होगी कि origin से फिर शुरू होगी। यहाँ जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो मैं इसको हाईलाइट आपको कर दूँ कि ये जो बात कह रहा है ना कि may be represented by a straight line through the origin, ये जो वर्ड है थ्रू दी ओरिजिन वाला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके पास अगर ये चीज़ इस तरीके से आ रही है, यहाँ मैं लेट्स ये वो ले लेता हूँ स्क्रीन आपको समझाने के लिए कि इस चीज़ को यहाँ समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये आपके पास ये ओरिजिन था, एक ये लाइन आई, ठीक है। ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर आप एक लाइन लेते हैं ये आ जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या कहानी हो रही है भाई? कहानी ये हो रही है कि दिस इज फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब ये है कि व्हेन स्ट्रेस इज जीरो द स्ट्रेन इज जीरो। अगर आप इसके ऊपर ला के देखते हैं और यू आर कॉलिंग दिस टू बी स्ट्रेस एंड यू आर सेइंग दिस टू बी स्ट्रेन द सेम वे दिस इज द स्ट्रेस एंड दिस इज द स्ट्रेन ऑन दिस पर्टिकुलर फिगर, हो क्या रहा है कि देयर इज व्हेन द स्ट्रेस इज जीरो देयर इज सर्टेन वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। और अगर इस मुकाबले में आप एक और पॉइंट लेते हैं और यहां जाते हैं तो अब इसके अंदर वो प्रोपोर्शनलिटी नहीं है। दिस लाइन इज लीनियर बट प्रोपोर्शनलिटी इज मिसिंग इन दिस। ऑन द कॉन्ट्ररी इफ यू आर कंपेयरिंग विद दिस वन, सो दिस लाइन के अंदर ये हो रहा है कि यहां आपको चूंकि ये ओरिजिन से शुरू हो रहा है और हर टाइम के ऊपर जब स्ट्रेस जीरो है तो स्ट्रेन जीरो है, जब स्ट्रेस एक है तो स्ट्रेन एक है, जब स्ट्रेस दो है तो स्ट्रेन दो है। इसी एक फिक्स प्रोपोर्शनलिटी के साथ ये दोनों वेरिएबल आप बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ ये हो रहा है कि भाई एक चीज़ तो जीरो थी तो दूसरी चीज़ ने तो ऑलरेडी कहीं पहुंची हुई थी, तो दोनों के अंदर जो रिश्ता था वो उसने शुरू में बेवफाई हो गई और वो जो है स्ट्रेन की वैल्यू पहले से आपको उसमें नजर आ गई। तो यहाँ जो है ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोपोर्शनलिटी। सो कमिंग बैक टू द आवर ओन डिस्कशन, तो ये वो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था कि मीन्स बोथ स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। प्रोपोर्शनलिटी मीन्स कि बोथ स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। तो आई होप कि उस डायग्राम से ये फिक्र अब आपकी समझ में आ गया कि जीरो से स्टार्ट होने का मतलब क्या है और जीरो से स्टार्ट ना होने का मतलब क्या है। So however a proportional relationship is not the same as a linear relationship। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप जो है वो लीनियर रिलेशनशिप सेम दोनों एक चीज़ें नहीं है। वो भी मैंने आपको दोनों का फ़र्क बताया कि वहाँ प्रोपोर्शनलिटी थी लेकिन लीनियरिटी नहीं थी। सो ऑल्दो अ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप इज़ ऑलवेज लीनियर। अगर एक रिलेशनशिप प्रोपोर्शनल है तो वो लीनियर भी होगी। बात की समझ में आई? Proportional relationship would always be linear, but a linear relationship cannot always be proportional। तो वाइस वर्सा जो है वो उसका ट्रू नहीं है। ये बात ये लिखी, द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। तो इसको अगर आप एक दफ़ा खुद दोहराएंगे, दोहराना आपने किया है कि आप प्रोपोर्शनल जो रिलेशनशिप है इज लीनियर, बट अ लीनियर रिलेशनशिप कैन नॉट ऑलवेज बी प्रोपोर्शनल। सो इन दैट केस अगर प्रोपोर्शनल और लीनियरिटी है तो दोनों सेम है, लेकिन अगर लीनियरिटी कहीं नजर आ रही है, जो मैंने दूसरी फिगर में दिखाई थी वहाँ लीनियरिटी थी लेकिन प्रोपोर्शनलिटी नहीं थी। बिकॉज अ रिलेशनशिप रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन दैट डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन इज लीनियर बट नॉट प्रोपोर्शनल। सो आई होप ये जो लास्ट लाइन थी दिस क्लैरिफाइज एवरीथिंग। तो जो इतनी बड़ी डिस्कशन थी, अगर उस डिस्कशन को हम ये कहें कि दरिया को हम कूजे में बंद करने जा रहे हैं, तो ये आपके पास पॉइंट है, दिस पॉइंट वो बंद कर रहा है पूरे दरिया को एक क्रूजे के अंदर। तो अगर आपने वो सारी चीज़ मिस कर ली है एंड यू जस्ट कंसंट्रेट ऑन दिस थिंग, तो वट एवर आई हैव सेड इन डिटेल्स दैट ऑल द डिस्कशन बीइंग पुट इनटू अ कूजा। जो डिस्कशन दरिया थी और ये जो चीज़ थी ये कूजे में हमने इसको बंद कर दिया। द ओफन यूज एक्सप्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज सिनोनिमस टू विथ प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल कह लें या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह लो, दे आर द सेम थिंग, ठीक है। ये तो जो अंग्रेजी जानते हैं सिनोनिम्स को पता है उन्हें कि क्या होता है कि सिनोनिमस क्या है। अब प्रोपोर्शनलिटी है कि अब जो उस पॉइंट को आप देख रहे थे कि ये तो समझ में आ गया कि जीरो से लेकर के जो ए तक की चीज़ थी, जीरो से लेकर के ए तक की जो चीज़ है वो आपको समझ में आ गया कि दिस इज लीनियर एज वेल एज प्रोपोर्शनल। सो बियॉन्ड द पॉइंट ए द प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन नो लॉन्गर एग्जिस्ट।
हैंस द स्ट्रेस एट ए इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनल लिमिट। तो लिहाजा चूंकि इसके आगे प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म हो रही है, जो स्ट्रेट लाइन थी वो स्ट्रेट नहीं रह रही है, उसके अंदर कोई कर्वेचर आ रहा है, या फिर उसके जो उसका जो स्लोप है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, तो फिर हम ये कह रहे हैं कि जो पॉइंट ए है ये एक लिमिट है उस चीज़ की जिसको हम प्रोपोर्शनल कह रहे हैं। तो पॉइंट ए इज द प्रोपोर्शनल लिमिट। द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओ टू ए इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये वो फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी है जो हमने लास्ट लेक्चर में जहाँ इलास्टिक कांस्टेंट पढ़े थे। तो दिस इज द मेजर ऑफ द इलास्टिसिटी मॉडुलस, या यंग्स मॉडुलस को आपने मेजर करना है, तो फ्रॉम हेयर यू कैन मेजर द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यू कैन नाउ रिलेट द प्रोपोर्शनलिटी, द लीनियरिटी एंड द इलास्टिसिटी। बड़ा खूबसूरत इनमें आप रिश्ता, मेरा ख्याल है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बनी है, जो हमने इतनी डिटेल डिस्कशन की है, आप इन तीनों चीज़ों के दरमियान एक ताल्लुक और इन तीनों चीज़ों का जो डिफरेंस है, इन तीनों चीज़ों का जो डेप्थ है, वो मेरे ख्याल में अब आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मूविंग अहेड, अब हमने ओ देख लिया, ए देख लिया और बी देख लिया। अब हम देखते हैं कि बी पॉइंट पर क्या हो रहा है और बी से आगे क्या हो रहा है। विद एन इंक्रीज इन स्ट्रेस बियॉन्ड द प्रोपोर्शनल लिमिट वॉज पॉइंट ए, एंड जब आप पॉइंट ए से वैल्यूज ऑफ स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, द स्ट्रेन बिगिन टू इंक्रीज मोर रैपिडली। अब स्ट्रेन क्या हो रहा है, बहुत तेजी के साथ मोर रैपिडली बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू द रीजन इन द लीनियर रीजन के मुकाबले में। इस रीजन के ऊपर ए के बाद से जो है स्ट्रेन की इंक्रीमेंट ज़्यादा होगी और जो स्ट्रेस होगा वो कम बढ़ रहा होगा। मोर रैपिडली फॉर ईच इंक्रीमेंट इन स्ट्रेस। Consequently, the stress strain curve has a smaller and smaller scope. होगा क्या कि फिर ये जो स्लोप पहले ऐसे था अब वो छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो आप समझते हैं ना कि ये अगर आपके पास लाइन है और ये आपके पास स्लोप है, तो आप जब स्लोप छोटा होने का मतलब ये है कि ये चीज़ यूँ होना शुरू हो जाएगी, ये अब स्लोप छोटा हो रहा है। दिस इज़ द मैक्सिमम स्लोप एंड दिस स्लोप इज़ नाउ डिक्रीजिंग, एंड नाउ अगर ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो स्लोप इज़ जीरो। तो ये जो लाइन है, इस लाइन का आप कर्व देखेंगे ये अब नीचे की तरफ ढकना शुरू हो जाएगा। सो कंसिक्वेंटली दिस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हैज अ स्मॉलर एंड स्मॉलर स्लोप अंटिल एट पॉइंट बी द कर्व बिकम हॉरिजॉन्टल। ये छोटा होते होते हॉरिजॉन बी के ऊपर जाके बिल्कुल ये ऐसा हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट था, ये अगर आप यूँ लेंगे तो ये बिल्कुल लाइन सीधी होगी, और ये जो रीजन है वो फिर परफेक्ट प्लास्टिक का रीजन, जो कि आप इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, तो वो अब हम देखते हैं। तो ये जो बी के बाद कहानी हो रही है, ये यील्डिंग की कहानी हो रही है, ठीक है। ये पॉइंट क्या होता है, सो बिगिनिंग एट दिस पॉइंट कंसिडरेबल इलॉन्गेशन ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन अकर। स्पेसिमेन यहाँ अच्छा खासा फिर इलॉन्गेट होता है, और वो इलॉन्गेशन बाजू का इतनी होती है कि विजुअली आप उसको देख सकते हैं। उससे पहले के जो स्ट्रेन होते हैं वो इतने मिनिमम होते हैं कि आपको नज़र नहीं आ रहे होते। जो यील्डिंग के बाद का जो स्ट्रेन होता है, बाज़ औक़ात यू कैन सी इट यू थ्रू नेकेड आइज व्हाइल परफॉर्मिंग द टेस्ट इन योर लेबोरेटरी। So considerable elongation of the test specimen occur with no noticeable increase in the tensile force from B to C। तो B to C में देख रहे हैं कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये चीज़ बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो रही। ये पहले ऐसे आई थी, दिस वाज द लीनियर लाइन, एंड देन वो लाइन इस तरह बिकम हो गई। तो अगर आप ये लाइन देख रहे हैं तो इसके अंदर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इज नॉट इंक्रीजिंग। ये अगर ओरिजिन था तो यहाँ से वैल्यू ऑफ स्ट्रेस बढ़ती 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 चली गई, ये आप प्रोपोर्शनल लिमिट पे पहुँचे, और उसके बाद वो थोड़ा सा रीजन था जो इस किस्म का रीजन था, जो ये पॉइंट अगर ओ था तो ये पॉइंट ओ से बी वाला पॉइंट था। अगर आपको नज़र आ रहा है ये मेरे हाथ से, इस पॉइंट के बाद ये हो रहा है कि ये चीज़ बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो रही है यूँ, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये फिर आप कह रहे हैं कि यील्डिंग हो रही है फ्रॉम बी टू सी, ओके। ये बी टू सी के अंदर ये यील्ड कहलाती है। अब जहाँ से यील्डिंग स्टार्ट हो रही है तो फिर हम उसको कहते हैं कि दिस इज़ द यील्ड स्ट्रेस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यील्ड स्ट्रेस की। बाज़ औक़ात आप मटेरियल का जो स्ट्रेंथ होती है वो यील्ड के बाद देते हैं, क्योंकि यहाँ जब आप अगर आप किसी इसी मटेरियल को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो आपने लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील इस्तेमाल किया है, और आप लोड लगाते लगाते फ़र्ज़ किया आपने जब आपने ऐसा मटेरियल बनाया है कि आप उस पर्टिकुलर मटेरियल के ऊपर टेंसाइल टेस्ट हो रहा है, टेंसाइल लोड लग रहा है, और आप उस लोड को लगाते चले जा रहे हैं। लेट सपोज आपका कॉलम है या टाई है, ट्रसेस के अंदर आपने टाई पड़ी है ना, जिसके अंदर आप देखते हैं कि टाई के ऊपर टेंसाइल लोड लगते हैं। अब आपने वहाँ उस लोड को लगाए चले जा रहे हैं। जब यील्ड स्ट्रेस तक का लोड आप लगा देंगे, इतने आपने लोगों को वहाँ बिठा दिया कि उसके अंदर यील्ड स्ट्रेस तक आपने पहुँचा दिया उस लोड को, तो फिर यील्ड स्ट्रेस के ऊपर क्या होगा, इतनी इलॉन्गेशन नजर आएंगी तो लोगों में तो पैनिक हो जाएगा। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि सर्विसिबिलिटी जो लिमिट्स होती हैं उसके हिसाब से फिर यील्ड स्ट्रेस को ही आप कहते हैं कि भाई इससे ज़्यादा लोड ना डालें। तो डिज़ाइन पर्पज़ के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। So this phenomena is known as the yielding. So now you know कि what exactly the yielding is of the material, and point B is called the yield point. तो point B को जो है वो yield point कहलाता है। The corresponding stress is known as the yield stress of the steel. मैंने आपको बता दिया कि ये yield stress होता है, and what is the significance of the yield stress, इसको भी मैंने डिस्कस किया कि नॉर्मली जो है
बाज़ औक़ात ये है कि इस स्टील की इस लिमिट को ऊपर कहा जाता है कि डिज़ाइन किया जाए, बाज़ कोड जो होते हैं, ठीक है। तो बहरहाल वो जो डिज़ाइन जब आएंगे तो वो फिर आप इसको देख लेंगे। सो इन द रीजन फ्रॉम B to C, आप ऊपर देख रहे हैं, द मटेरियल बिकम परफेक्टली प्लास्टिक। तो परफेक्ट प्लास्टिक का जो हमने बाज़ों का टर्म पहले भी इस्तेमाल किया है, तो यहाँ फिजिकली स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के अंदर आपको बाज़ों का नज़र भी आ जाती है कि परफेक्ट प्लास्टिक क्या होता है। क्योंकि यहाँ ये चीज़ ध्यान में रखें कि ये जो इसका एक्स एक्सिस है, दिस इज नॉट बीन ड्रॉन टू द स्केल, और जो ओरिजिनल फिगर थी वो मैंने आपको दिखाई थी। तो यहाँ अगर आपको जितना परफेक्ट प्लास्टिक नज़र आ रहा है तो नॉर्मली मटेरियल इतना परफेक्ट प्लास्टिक शो नहीं कर रहा होता। तो ये आपको परफेक्ट प्लास्टिक और जो यील्डिंग है, जो फ्लो ऑफ द मटेरियल है, प्लास्टिक फ्लो जो है, ये दिखाने के लिए इतना इसको लाद करके दिखाया गया है, इतने उसके स्केल रखा गया है कि जहाँ आप इस चीज़ को देख सकें, इस टर्मिनोलॉजी को। ये होती है लेकिन बाद को इतनी प्रोनाउंस नहीं हो रही थी। जो एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। अब इसके बाद क्या हो रहा है, पॉइंट 0 से A तक पहुँचे, प्रोपोर्शनल लिमिट आई, उसके बाद यील्ड स्ट्रेस आया B पॉइंट पे, B पॉइंट के बाद मटेरियल के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन आई विदाउट फर्दर इंक्रीज इन द स्ट्रेस, एंड देन फिर क्या हो रहा है, उसके अंदर एक फिनोमिना होता है जिसको आप स्ट्रेन हार्डनिंग कहते हैं। ये क्या होती है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि आफ्टर अंडरगोइंग द लार्ज स्ट्रेन दैट अकर ड्यूरिंग यील्डिंग इन द रीजन BC, द स्टील बिगन टू स्ट्रेन हार्डन। स्टील फिर यहाँ क्या शुरू हो जाता है, उसके अंदर स्ट्रेन हार्डन शुरू हो जाता है। अब ये स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होती है वो आपको यहाँ नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ स्ट्रेस दोबारा से लोड मटेरियल उठाने लग गया। अगर आप B to C में देख रहे हैं तो विदाउट फर्दर इंक्रीज इन द स्ट्रेस द मटेरियल इज, उसके अंदर डिफॉर्मेशन आ रही है और फ्लो आ रहा है। लेकिन C तक पहुंचने के बाद मटेरियल के अंदर कोई ऐसी तब्दीली आई है, वो ऐसा जागा है मटेरियल कि उसने कहा नहीं नहीं मैं तो अब दोबारा से कुछ लोड ले सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ को समझ में आ रही बात की कि B to C तक बिल्कुल ऐसा हुआ कि जैसे बेहोश हो गया है। B to C तक की उसकी पोजीशन ऐसी थी कि वो बेहोश हो गया, वट एवर यू आर डूइंग इट जस्ट, उसके अंदर उसने बिल्कुल हाथ पाँव अपने छोड़ दिए और हार मान ली है। लेकिन C तक पहुंचने के बाद उसके अंदर दोबारा कोई उस पर पानी वानी डाला गया है, मटेरियल के अंदर कोई ऐसा चीज़ें हुई हैं, अकरेंस हुई है। अब वो क्या अकरेंस है, वो दैट इज़ ये जो अकरेंस जिस चीज़ को मैं बताना चाह रहा हूँ ना, ये वो स्ट्रेन हार्डनिंग है। सो ड्यूरिंग स्ट्रेन हार्डनिंग द मटेरियल अंडरगोज चेंजिंग इन इट्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। मटेरियल का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, जो इसके अंदर क्रिस्टल है, जो इसके अंदर पार्टिकल हैं, वो रीअरेंज होते हैं और वो दोबारा से कहते हैं कि नहीं भाई हम तो लड़ेंगे, और एक दूसरे के साथ दोबारा इत्तेहाद करते हैं, अपने जो पोजीशंस होती हैं इसको रीअरेंज करते हैं, अपनी जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग को बेदार करते हैं, एक दूसरे के ज़्यादा करीब आते हैं। तो ये जो फिनोमिना है इसको ये स्ट्रेन हार्डनिंग कहलाता है। और एज अ रिजल्ट फिर वो मटेरियल बिकम मोर कैपेबल ऑफ टेकिंग मोर स्ट्रेस एंड मोर लोड। सो रिजल्ट ये हर मटेरियल में नहीं है, ये स्ट्रक्चरल स्टील की बात हो रही है। हो सकता है और मटेरियल भी स्ट्रेन हार्डनिंग का ये चीज़ें फिनोमिना उसके अंदर दिखा रहे हो, बट नॉट एवरी मटेरियल। जैसे आपके पास जो ब्रिटल मटेरियल है उसके अंदर कोई स्ट्रेन हार्डनिंग नहीं हो रही होती। सो रिजल्टिंग इन इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल टू फर्दर डिफॉर्मेशन। So elongation of the test specimen in this region require an increase in the tensile load and therefore the stress strain diagram has a positive slope from C to D. अब ये पॉजिटिव स्लोप है, ये स्लोप आपको पता है ना, दिस इज द पॉजिटिव स्लोप एंड दिस इज द नेगेटिव, दिस स्लोप इज नेगेटिव, दिस स्लोप इज पॉजिटिव। तो अगर आप इस स्लोप को देख रहे हैं तो स्लोप इज स्टिल पॉजिटिव। कर्वेचर है, वो लिनियरिटी या प्रोपोर्शनलिटी उसके अंदर नहीं है, कर्वेचर है लेकिन पॉजिटिव कर्वेचर। पॉजिटिव से मुराद ये है कि स्ट्रेस इज इंक्रीजिंग एंड स्ट्रेन इज इंक्रीजिंग। सो मूविंग एट एंड आगे जो चल के जो पॉइंट आता है वो अल्टीमेट स्ट्रेस का आता है। अब आप C से D तक स्ट्रेन हार्डनिंग हो गई, ठीक है, परफेक्ट प्लास्टिंग हो गई, लीनियर रीजन आ गया। अब जो है फिनोमिना ऑफ नेकिंग, इसके अंदर आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। द लोड इवेंचुअली रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस एट पॉइंट D। तो ये फिर वो पॉइंट D के ऊपर अपने मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर आता है। ये जो ऊपर डैश लाइन नज़र आ रही है इसको भी हम देखेंगे, इसको फिलहाल आप इस पर से यहाँ कटाइए, और जो बोल्ड लाइन चली जा रही है इसको आपने देखना है। तो C से D पर पहुंचिए। अब D पॉइंट क्या आपको बता रहा है, D पॉइंट इज द अल्टीमेट स्ट्रेस, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लोड दैट पर्टिकुलर मटेरियल दैट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल स्टील कैन कैरी। So this point is called the ultimate stress. Further stretching of the bar is actually accompanied by the reduction in the load. अगर आप इसको further stretching करते हैं तो फिर आप ये देखते हैं D से E तक जो है reduction in the load आ रहा है, strain उसके अंदर बढ़ रहा है लेकिन मटेरियल लोड लेना जो है वो नहीं ले रहा और लोड एकदम से घटना शुरू हो जाएगा। और ये जो चीज़ हो रही है फ्रैक्चर फाइनली अकर एट पॉइंट सच एज E, और पॉइंट E के ऊपर जो है फिर ये बिल्कुल फ्रैक्चर हो जाएगा। अगर यील्डिंग हो रही है, नेकिंग हो रही है तो फिर वो टूट जाएगा, उसका कॉन्टैक्ट ही आपस में ख़त्म हो जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट द अल्टीमेट स्ट्रेस इज। द यील्ड स्ट्रेस एंड द अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल आर आल्सो कॉल्ड द यील्ड स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ रेस्पेक्टिवली। तो जब आप इसको डिज़ाइन उसमें जाते हैं तो इसी यील्ड स्ट्रेस को यील्ड स्ट्रेंथ कह रहे होते हैं। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ आपने पढ़ा था ना कि क्या होता है, दिस इज द लोड कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, ये शायद मैंने यहाँ ऊपर लिखा है।
सो इफ़ द एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ यूज टू कैलकुलेट द स्ट्रेस, यहाँ एक्चुअल और वो जो इनिशियल एरिया था उसकी हम बात कर रहे हैं, द ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये जो डैश लाइन है वो फिर एक्चुअल अगर आप एरिया ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से सी के बाद से जो है उसका एरिया के अंदर रिडक्शन शुरू हो जाती है। तो अगर आप एक्चुअल एरिया जो रिड्यूस एरिया है उसको लेकर के चलेंगे तो फिर आपको ये चीज़ नज़र आएगी जो कि आपके पास डैश लाइन है। तो नॉर्मली जो है वो आपको इस चीज़ के ऊपर हम दिखा देते हैं, तो लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए अगर आप एक्चुअल एरिया ले रहे हैं, जिस तरह हमने बता दिया था ना, हमने डिसीजन ये लिया था, हमने डिस्कशन की थी एक्चुअल स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेस के, लेकिन हमने कहा था कि वी वुड बी फॉलोइंग द नॉमिनल स्ट्रेस एंड द नॉमिनल स्ट्रेन। सो दैट्स व्हाई वी आर शोइंग मोस्ट ऑफ द बुक विल शो द बोर्ड लाइन, बट दे ऑल्सो शो द डॉटेड लाइन एज वेल टू टेल यू, टू आपको रिमाइंड कराने के लिए कि अगर आप एक्चुअल एरिया ले रहे हैं देन दिस विल गो इन अ डॉटेड फॉर्म एंड दिस वुड बी अपवर्ड। एज फार एज द डिस्कशन विद स्ट्रेंथ इज कंसर्न, जो स्ट्रेंथ की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं व्हेन यू विल बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस फॉर योर डिज़ाइन पर्पज। ये मैंने आपको बताया भी था कि बाज़ औक़ात जो मटेरियल की मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो यील्ड स्ट्रेंथ ली जा रही होती है और बाज़ औक़ात अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी ली जाती है। जब आप डिज़ाइन कोड आप पढ़ेंगे और मुख्तलिफ तरीक़ाकार पढ़ेंगे उसके अंदर कंक्रीट के अंदर, तो वो फिर यकीनन आप समझेंगे। सो दिस इज़ द फिनोमेना ऑफ द नेकिंग। तो ये जो मटेरियल था ये अगर आप देख रहे हैं तो ये यहाँ इसने होल्ड किया हुआ था, ये उसकी गेज लेंथ थी कहीं, और यहाँ जो इस पर्टिकुलर एरिया को अगर आप देखते हैं तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ नेकिंग एंड नेकिंग इज बीइंग अकर्ड हियर। नेकिंग ये है कि गर्दन, जिस तरह हमारी नेकिंग है ना, यहाँ से नीचे भी हमारा डायमीटर ज़्यादा है और यहाँ भी ज़्यादा है, इस जगह के ऊपर कम है, तो ये दिस इज द टर्म यूज फॉर दिस थिंग इज नेकिंग। ये वो टर्म है नेकिंग कि यहाँ नेक बन गई है, बॉटल नेक जिसे आप कहते हैं ना। When a test specimen is stretched, lateral contraction occur as previously mentioned। जो पॉइजन्स रेशो की हमने बात की थी वो चीज़ जहाँ भी मैंने इसलिए ब्रैकेट में मैंने खुद लिख दिया कि पॉइजन्स रेशो की बात की, तो lateral contraction occur होती है। The resulting decrease in the cross section area is too small to have a noticeable effect on the calculated value of the stresses up to about point C in the figure। अगर point C में जाके देखेंगे तो ये जो रिडक्शन है point C तक इतनी है कि नेकिंग हम उसको नहीं कह सकते कि वो आपको नोटिसेबल नहीं होती, लेकिन पॉइंट सी के बाद क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्ट्रेन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है, तो फिर ये जो रिडक्शन इन एरिया है वो दैट इज़ नोटिसेबल, एंड दिस रिडक्शन इन द एरिया और जो स्मॉल होता जा रहा है, वी आर कॉलिंग दैट रिडक्शन टू बी ए नेकिंग। बट बियॉन्ड दैट पॉइंट द रिडक्शन इन द एरिया बिगिंस टू अल्टर द शेप ऑफ द कर्व। In the vicinity of the ultimate stress, the reduction in the area of the bar become clearly visible and a pronounced necking of the bar occur। Pronounced necking होती है, you can see it yourself। तो मैंने आपको स्पेसिमेन वहाँ दिखाया भी था, अगर वो आप एनिमेशन में जाके, मेरे ख्याल में दूसरी या तीसरी स्लाइड में था जहाँ मैंने टेंसाइल मशीन को दिखाया था, तो वहाँ मैंने एक एनिमेशन ली थी फ्रॉम द गूगल, तो ऑल कर्टेसी टू द गूगल। हमारे पास चूँकि वो लैब नहीं है तो अदरवाइज मैं टेस्ट परफॉर्म करके आपको अपना एक्चुअल वीडियो भी बना के दिखा सकता था। तो दैट वीडियो इज़ नॉट माई ओन वीडियो, आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट टू दैट वीडियो एनिमेशन जो है। तो वहाँ आप भी देख सकते हैं कि नेकिंग हो रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से नेकिंग होती है, प्रोनाउंस नेकिंग की टर्म इस्तेमाल की जा रही है। तो लास्ट में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि स्ट्रक्चरल स्टील जो है इज इन ए लॉय ऑफ आयरन, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, कंटेनिंग अबाउट ओनली 0.2% ऑफ द कार्बन। वहाँ टर्म इस्तेमाल की गई थी ना कि लो कार्बन, तो कार्बन कंटेंट अगर आप देख रहे हैं ओनली 0.2% कार्बन, एंड देयरफॉर इट इज क्लासिफाइड एज लो कार्बन स्टील। सेकेंड इन्फॉर्मेशन ये है कि विद इंक्रीजिंग कार्बन कंटेंट स्टील बिकम लेस टेक्टाइल। ये बात मैंने वहाँ भी बताई थी, अब इसको दोबारा यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि सारी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी है, तो अब आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं। तो स्टील बिकम लेस टेक्टाइल बट स्ट्रॉन्गर। उसका जो स्ट्रेंथ आप देख रहे थे ना, कर्व जो थे वो बढ़ते चले जा रहे थे, लेकिन जो उसकी डक्टिलिटी थी वो कम होती चली जा रही थी और मोर ब्रिटल हो रहा था। तो हायर यील्ड स्ट्रेंथ और हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपको मिलती है अगर आप इफ़ यू इंक्रीज द कार्बन कंटेंट। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील आर आल्सो अफेक्टेड बाय हीट ट्रीटमेंट। ये अगर आपने इंजीनियरिंग मटेरियल पढ़ा होगा तो आप हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं या वो किस किस्म की ट्रीटमेंट हो रही है ना, उसके ऊपर भी स्ट्रेंथ को डिपेंड करता है। द प्रेजेंस ऑफ अदर मेटल, और इसके अंदर कौन कौन से मेटल हैं, एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जैसे रोलिंग है, किस किस्म की रोलिंग की जा रही है। अदर मटेरियल दैट बिहेव इन ए डक्टाइल मटेरियल अंडर सर्टन कंडीशन इंक्लूड एल्यूमिनियम। जो डक्टाइल करते हैं इस किस्म की कंडीशन के अंदर वो एल्यूमिनियम भी है, कॉपर, मैग्नीशियम, लीड, ये पता नहीं क्या, मोलिब्डेनम है, निकल है, ब्रास है, ब्रोंज, ये सारे मटेरियल हैं जो कि डक्टाइल बिहेव करते हैं। ऑन दी कॉन्ट्री अगर आप कंक्रीट को देखते हैं तो दैट इज़ प्योरली ब्रिटल, ठीक है। तो अदर मटेरियल जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये जैसे हमने डिस्कशन की है भी हमने कि स्ट्रक्चरल स्टील की कर ली है। जो बाकी मटेरियल है, क्योंकि अगर आपने टाइटल आपने देखा हो तो मटेरियल्स की टर्म इस्तेमाल की थी, तो इसका मतलब ये कि हमसे जानना चाह रहा है, हम आपको सिखाना चाह रहे हैं कि मुख्तलिफ मटेरियल पे। तो स्टील पर मैंने ज़्यादा टाइम लगाया है, तो अदर जो मटेरियल है वो कंक्रीट है, वो एल्यूमिनियम है, रबर वगैरह, वो इंशाल्लाह आगे चलेगा। तो डोंट वरी, ये मैंने इसलिए वो दिखा दिया है कि यू शुड बी वेरी मच टायर्ड। आपने कह रहे होंगे यार ये तो एक मटेरियल पर इतना टाइम लग रहा है, तो डोंट वरी,
सो परेशान होने की बात नहीं है इंशाल्लाह। यकीनन आपकी अब हालत ये हो रही होगी कि आंखें आपकी बंद हो रही होंगी। सो दैट्स व्हाई आई विल स्टॉप इट हियर एंड इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा विल बी, हम उसके अंदर दूसरे मटेरियल को भी लेकर के आएंगे। कंक्रीट को इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट उसमें डिस्कस कर लूँगा और उसके बाद थोड़ा बहुत जो है हम इंशाल्लाह दूसरे मटेरियल को करेंगे। इस पर मैंने ज़्यादा टाइम इसलिए लगा दिया बिकॉज यहाँ ये तो वॉलंटरी स्टडिंग हो रही है ना, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि क्लासरूम टीचिंग है एंड यू हैव टू सी इट एंड यू हैव टू नो। इफ़ यू आर फाइंडिंग इट इज इंटरेस्टिंग जस्ट वॉच इट एंड इफ यू डोंट फाइंड इट इंटरेस्टिंग जस्ट गो एंड स्टॉप एंड डोंट वांट, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग फॉर द व्यूअरशिप। मैंने कोई इसलिए नहीं काम ये सारे हो रहे हैं कि व्यूअरशिप बने और आप इसमें बैठ के देखते रहें और मैं आपको इन्फोर्स करूँगी नहीं भी मेरी सारी वीडियो देख लो। द पर्पज इज आई वांट टू शेयर माई नॉलेज एंड आई वांट यू टू लर्न। तो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है, यू आर लर्निंग, तो आई थिंक इट्स गुड इनफ। नहीं लगता तो यू कैन स्टॉप इट एनीवेयर एंड यू कैन गो एंड हैव फन। सो यूट्यूब मुझे तो बड़ी अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है। यू कैन शेयर योर नॉलेज एंड यू कैन सेव योर नॉलेज बिकॉज सम टाइम यू गेट इन अ टेम्पो एंड आप जो टेम्पो और मोमेंटम बनता है उसके अंदर ये बहुत सारा आपके पास नॉलेज खुद उमड़ना शुरू, आमद होना शुरू हो जाती है ना चेहरों पर। बहुत चीज़ों पर आपके जो नॉलेज इधर उधर फंसे हुए होते हैं दिमाग में वो निकलना शुरू हो जाते हैं। एंड आई एम सिटिंग इन अ कंफर्टेबल इन्वायरमेंट रादर देन स्टैंडिंग इन ए क्लास रूम। या एक स्टूडेंट जो है कह रहा सर मुझे बाहर जाना है, किसी की कॉल बज रही है, किसी का टेक्स्ट आ रहा है, लॉट ऑफ जो डिस्ट्रैक्शन होती है क्लास में। यहाँ एक यूजफुल इन्वायरमेंट है and I can speak my heart out to you people and that's what I am trying to do. So thank you very much for your time. Inshallah in जो next lecture होगा we will be discussing other material. So hope to see you inshallah in next class.